हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम बीएससी 6 सेमेस्टर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। अपन की जो क्लास है वो बीएससी 6 सेमेस्टर की है और इसमें जो अपने पास दो बुक लगती है, एक मैट्रिक स्पेस और एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो आज अपन कर रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप यदि इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट देखोगे ना तो हो सकता है कि आपको कम समझ में आए, परंतु यदि आप इनको मेरे पहले लेक्चर देखोगे और फिर इसके बाद में इन क्वेश्चनों को देखोगे ना तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वहाँ पे करवा रखे हैं। ठीक है, और बाकी आपकी मर्जी है, यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन भाई यहाँ से तैयार करना चाहते हो बुक से या किसी के नोट से या कहीं से भी आप तैयार करना चाहते हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछे हुए हैं। ठीक है, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़ा हुआ है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे इस नंबर पर मैसेज कर दो ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालो आप, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आज हम लेक्चर से ले आए और आज ये वीडियो आपको मिल जाएगा और कल मैं इसके जो आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो अगली यूनिट है उसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। एक बात और है कि कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें भाई जैसे नोट्स वगैरह या कुछ वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, तो आपको पहले मैं बता देता हूँ कि यदि आपको लिंक मिल जाता है वीडियोस का तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको लिंक नहीं मिलता तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, आपको लिंक बता दिया जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि जो आपकी कौन सी वीडियो है वो आपको पहले करनी है, उनको मैं बता देता हूँ कि जो मैंने प्ले लिस्ट पहले डाल रखी है, जो अभी लेटेस्ट 3-4 लेक्चर डाले हैं ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, इनको आपको लास्ट में करना है। उससे पहले जो लेक्चर्स है वो डाले हुए हैं उनको आपको पहले करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये जो मैं अभी लेक्चर डाल रहा हूँ वो आपके फर्स्ट सेकंड चैप्टर के हैं। फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आपको पूछेंगे तो छोटे क्वेश्चन जो है ना वो पूछने की संभावना ज्यादा है, बड़े क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे। फर्स्ट और सेकंड यूनिट से बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, आपको सिर्फ छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। इसलिए मैं इन चैप्टरों को करवा रहा हूँ, इसलिए आप इन चैप्टर को लास्ट में कर लेना। और ये चैप्टर आपके पढ़े हुए हैं, बेसिक चैप्टर है ये, और ये आपने 11th क्लास का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आपने पढ़ रखे हैं। जो चीजें नहीं पढ़ रखी है उनको लास्ट में आप देख सकते हो, है ना। पहले उन लेक्चर को करो जो ऊपर डाले हुए हैं, काफी टाइम हो गया उन लेक्चर को डाले हुए, उन लेक्चर्स को आप देखो ताकि आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे या जो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन वहां से आएंगे आपके। ठीक है, बड़े क्वेश्चन है सी सेक्शन में, बी सेक्शन में, वो क्वेश्चन वहां से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपका यदि कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको हर मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको कमेंट नहीं करते हो तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात और रहता है कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने कितने यूनिट डाल रखे हैं, तो मैं बता देता हूँ, मैं 3.5 यूनिट है ना वो अच्छे से डाल रखी है मैंने। 3.5 यूनिट मैंने आपको पूरी डाल रखी है, तो आप पहले 3.5 यूनिट को देखो। कुछ बच्चों के सर आप एक बार बताओ बाकी के जो 1.5 यूनिट है वो करवाओ। अब एक बात बताओ, जो 1.5 यूनिट है वो मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ? आपने ये नहीं सोचा कि सर ने 1.5 यूनिट क्यों नहीं करवाई है? तो वो 1.5 यूनिट, पहली बात तो इसका ये कारण है कि वो जो यूनिट है ना 1.5 यूनिट, वो 1.5 यूनिट में थ्योरम ही थ्योरम है। जो बच गई 1.5 यूनिट है ना अपने पास, उस यूनिट में थ्योरम्स है। और वो थ्योरम हो सकता है कि आप कुछ थ्योरम देखने के बाद में बोरिंग फील करो कि सर हमें रहने दो, मत करवाओ। इसलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आप 3.5 यूनिट है ना, जो ये 3.5 यूनिट है उसको कवर कर लो, आपके बैक नहीं लगेगी। ये तो श्योर गारंटी में कह सकता हूँ, जिसने भी यदि 3.5 यूनिट पढ़ ली ना अच्छे से उसको रिवाइज कर लिया तो उसके बैक नहीं लगेगी। 101% में दावे से कह सकता हूँ अच्छे से पढ़ने पर। अब ये नहीं कहो कि सर हमने तो पढ़ा था लेकिन फिर भी हमारी बैक लग गई, नहीं। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, मेरे लेक्चर्स का ये होता है कि यदि आपने मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देख लिया तो आप अच्छे नंबर से पास होते हो और बैक के उसमें रहने की संभावना नहीं रहती है। जिन्होंने भाई देखो, जैसे आप ये सोचते हो कि हम एक बार पढ़ने से हमारे सब चीजें याद हो जाएगी, देखो एक बार पढ़ने से नहीं होती है, बार बार उन चीजों को रिवाइज करना होता है। और आपको मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी चाहिए, आपको लिख लिख कर याद करना चाहिए ताकि चीजें हमें और कवर हो जाए। ठीक है ना, तो आप 3.5 यूनिट अच्छे से कवर कर लो।
और इसमें आपका है ना, ये मान लो आप पास हो जाओगे, किसी की भी बैक नहीं लगेगी। और रही बात बची 1.5 यूनिट, देखो 1.5 यूनिट में जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना करवाऊंगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि 1.5 यूनिट में आप देखना, जब करोगे ना आप 1.5 यूनिट, तो 1.5 यूनिट बची हुई बाकी करोगे ना, तो आप खुद ही कहोगे सर हमें मत करवाओ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये सजेशन दे रहा हूँ, आप 3.5 यूनिट को अच्छे से करके जाओ, आपको 70% पेपर है ना वहां से मिल जाएगा। अब इससे ज्यादा आप सोचो कि 100% पढ़ के जाओ, तो 100% पढ़ के जाओ, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। ये नहीं कि 100 आपने 100% पढ़े तो अपन 15 दिन में या 20 दिन में पढ़ ले जाए। अभी जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो मैं तो उसको ये सजेशन दूंगा कि आप ये 3.5 यूनिट को अच्छे से तैयार कर लो, और आपका आराम से पास हो जाएगा पेपर। घबराना नहीं है। देखो कई बच्चे घबरा जाते हैं कि सर अभी थोड़े दिन ही बचे हैं, उतने में हम क्या करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो आपको 2 यूनिट 3 यूनिट तो अच्छे से करके ही जानी पड़ेगी। और एक बार यदि जो पेपर बैक रह गए ना, तो वो पेपर बैक ही रहेगा लास्ट सेमेस्टर तक, ये रहता है। क्यों? क्योंकि फिर बैक की जो कॉपियाँ जाती है ना, वो उस हिसाब से जाती है कि हाँ ये बैक की कॉपियाँ हैं, उस हिसाब से वो अलग लाल कपड़े में कहते हैं कि लाल कपड़े में जाती है। ठीक है ना? तो वो ये चीजें हैं आपके, और इसको थोड़ा ध्यान में रखना, बैक नहीं आए पेपर अपना, अपना पेपर बैक ना हो, और अपन इतना 2-2.5 यूनिट अच्छे से कवर करके जाए एग्जाम में, और अच्छे से तैयार करके जाना। आप 2 यूनिट पढ़ो चाहे 2.5 यूनिट पढ़ो, पर उनको अच्छे से तैयार करके जाओ। कुछ बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ के जाते, तो वो बैक इसी वजह से रहते हैं। और देखो कुछ बच्चों के ये भी मैसेज था कि सर हम बहुत अच्छा पेपर करके आते हैं, फिर भी हमें बैक दे देते हैं। तो देखो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कि अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। अपन या तो इसका रिवोल्यूशन करवाओ, या फिर दोबारा एग्जाम दो, बस इसके अलावा अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपने को पढ़ाई करनी है, और अपने को अभी जब बाकी जो समय बचा है, उस समय का भी अपने को यूटिलाइज करना है, और उसमें अपने जितना ज़्यादा अपन पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। और आपको ग्रुप भी बना दिए गए, इसलिए बना दिए गए ताकि कोई भी स्टूडेंट यदि 6 सेमेस्टर का जिसने भी नोट्स बनाए हैं, जिसके भी किसी के पास फिजिक्स के नोट्स हो, केमिस्ट्री के नोट्स हो, ग्रुप में शेयर कर दिया करो। और मैथ्स के नोट्स बनाए तो मैथ्स के नोट्स भी उनमें क्या करो, ग्रुप में शेयर कर दिया करो, ताकि देखो मैं भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर वीडियोज बना रहा हूँ, तो मैं भी आपकी मदद के लिए ही बना रहा हूँ। तो आप भी किसी और की मदद, जितनी दूसरे की मदद हो सकती है उतनी मदद करने की कोशिश किया करो। यदि आपने नोट्स बना दिए तो उन नोट्सों की पीडीएफ बनाकर ग्रुप में डाल दिया करो। आप कुछ चीज़ें थोड़ा और खुद भी किया करो। देखो आप, कई बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, पर्सनल मैसेज, मैं लगभग सब मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, पर नहीं दे पाता हूँ मैं सारे मैसेज का रिप्लाई। वो कारण क्या है कि मैंने आपका ग्रुप क्यों बनाया है? ग्रुप इसलिए बनाया है कि ताकि आपका कोई भी डाउट रहे, जैसे कोई नोट्स मांग रहे हो फिजिक्स, मैं जैसे ही फिजिक्स के नोट्स, केमिस्ट्री नोट्स मेरे पास कहीं से आते हैं, देखो मेरे पास तो खुद के पास तो है नहीं नोट्स, मेरे पास भी कहीं से आते हैं नोट्स, कोई स्टूडेंट सेंड करता है, कोई ग्रुप में आता है, तो मैं आपको जस्ट जैसे ही आते हैं ना, जस्ट में मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। फिर भी कई बच्चे कहते हैं सर हमें केमिस्ट्री के नोट्स भेजो, फिजिक्स के नोट्स भेजो। आपको इस चीज़ को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप मुझे बोलो कि भाई सर फिजिक्स के नोट्स भेजो, केमिस्ट्री नोट्स। जैसे ही मेरे पास यदि कंटेंट आता है ना, तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं उसको। मैं अपने पास रख कर क्या करूँगा उसको, मेरे कोई काम का तो है नहीं वो। इसलिए आप थोड़ा कोशिश करा करो कि सर के पास, सर नहीं भेज रहे हैं तो इसका मतलब सर के पास कंटेंट आया नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा मेरी भी मजबूरी समझा करो, क्योंकि मेरे को क्या करना है, कंटेंट रख कर, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स रख कर मुझे क्या करना है, मैं आप जस्ट में ही उनको क्या कर देता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ। इधर से पीडीएफ आई, 1 सेकंड भी नहीं लगता, देखने के बाद में मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो थोड़ा आप है ना खुद भी समझने की कोशिश किया करो, और थोड़ा आप खुद ग्रुप में है ना देखा करो। देखो आप देखते हो नहीं, और ऐसे ही कहते हो कि सर फिजिक्स के नोट्स नहीं है, केमिस्ट्री के नोट्स नहीं है। जितना आपके पास भाई आपको पता चलता है कि भाई ग्रुप में फिजिक्स के नोट्स आए हुए हैं या नहीं है, केमिस्ट्री के नोट्स आए हुए हैं नहीं आए, फिर उसमें भी आप मेरे को पूछते हो कि सर आपने फिजिक्स के भेजे हैं या केमिस्ट्री के भेजे हैं। अब वो आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो, मैं तो क्या करता हूँ, मैं ये भी नहीं देखता हूँ किसके नोट्स आए हैं। मैं जो भी नोट्स आता है, मैथ से भी रिलेटेड कंटेंट आता है ना, उसको भी मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। मुझे ये नहीं है कि भाई आप मेरा ही कंटेंट पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, पर आप पढ़ो। बैक नहीं आनी चाहिए। देखो पेपर, एक बार बैक आ जाती है ना पेपर, तो फिर उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे फिर आप कितना भी अच्छा पेपर करके क्यों ना हो। बैक रहता है तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपका बैक दे क्लियर करे या नहीं करे। ठीक है ना? तो ये आज मेरा लेक्चर बनाने में थोड़ा सा ज्ञान देने का कारण ये है कि ये चीज़ें मैंने लास्ट 5-10 डेज में ऐसे फिल किया है मैंने ये चीज़ें,
कि स्टूडेंट क्या करते हैं, खुद मेहनत कुछ भी नहीं करते हैं और सब कहते हैं कि हाँ सर आप ही अवेलेबल करा दो। मैं अवेलेबल कराता हूँ, पर आप थोड़ा ग्रुप में भी देखा करो, आप खोल के कि ग्रुप में क्या है कंटेंट, क्या नहीं है, क्या डाला हुआ है क्या नहीं डाला हुआ है। अब मैंने 2-3 स्टूडेंटों को तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक शेयर करी है। अब ग्रुप में है वो, फिर भी शेयर करनी पड़ रही है। तो थोड़ा आप ग्रुप में देखा करो थोड़ा कि भाई हमें कि कंटेंट हमारे है या नहीं है, वो आप खुद थोड़ा सा देखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, हम अपन अब इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, अभी ज़्यादा ज्ञान दे दिया आपको। अब अपन करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में जिसकी भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली बुक लगती है ना, उसके सारी यूनिवर्सिटियों में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं रिपीट। ये क्वेश्चन नहीं है कि कोई अलग से क्वेश्चन बनाते, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में घूमते हैं। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए साध्यता है ना, वो आवश्यक प्रतिबंध है कि यदि कोई फलन यदि डिफरेंशिएबल है, यदि कोई फलन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो वो फलन हमेशा क्या होता है, संतत होता है, सतत होता है। और यदि कोई फलन कंटिन्यूस है तो उसका डिफरेंशियल होना आवश्यक नहीं है। तो अवकलनीय फलन क्या है, सतत होता है, ये आपका नेसेसरी कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, नेसेसरी, आवश्यक प्रतिबंध है। परंतु पर्याप्त का मतलब ये नहीं होता है, पर्याप्त का मतलब यदि पर्याप्त होती ना तो इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई फलन अवकलनीय होता है तो वो सतत होता है, और सतत फलन हमेशा अवकलनीय होते हैं, तो दोनों तरफ से क्या होती है, वो सत्य होती है। तो परंतु पर्याप्त नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि अवकलनीय फलन है वो सतत तो होगा, परंतु सतत फलन है वो अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम है। अब इस थ्योरम को जब अपन प्रूव करते हैं ना, तो उसमें एक एग्जांपल डालते हैं। किस कंडीशन के लिए, इसके विलोम के लिए, कि कोई फलन अपन कंटिन्यूस आता है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं आता है। वो डिफरेंशिएबल कहाँ पे आता है, ओरिजिन पॉइंट पर, मूल बिंदु पर आता है। तो वो इसका क्या है, ये एग्जाम्पल है। जो क्वेश्चन संख्या 2 बनाया ना, ये थ्योरम में क्या है, एग्जाम्पल लिखना पड़ता है आपको। जब आप इस थ्योरम को प्रूव करोगे तो उसमें यही एग्जाम्पल आपका एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर सर्वत्र सतत है, किंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर है। ठीक है ना। अब देखो, अब आपको जब ये ऊपर वाली थ्योरम आएगी ना, तब आपको इसको एग्जाम्पल को भी लिखना पड़ेगा और इस थ्योरम को भी प्रूव करना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है, मैंने ये देखा है कि कई बार ये होता है कि जो क्वेश्चन संख्या 2 है ना, ये एग्जाम्पल अलग से भी पूछ लिया जाता है। यदि थ्योरम नहीं आती है ना ऊपर वाली, यदि ये थ्योरम नहीं आई तो ये एग्जाम्पल अलग से आपको पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर सर्वत्र सतत है, परंतु अवकलनीय, अवकलज का अस्तित्व केवल यहाँ पे मूल बिंदु पर है। ठीक है, इस थ्योरम में इस एग्जाम्पल को लिखना होता है, और ये एग्जाम्पल अलग से भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से क्लियर। और मैंने साथ में इंग्लिश लिखने की भी कोशिश करी है, ताकि इंग्लिश मीडियम बच्चों को और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दोनों को कवर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, देन इट इज कंटिन्यूअस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका जो कन्वर्स होता है वो ट्रू नहीं होता है। यदि कोई फंक्शन एफ जेड है वो जेड इक्वल टू जेड नॉट पर डिफरेंशिएबल है, तो वो फलन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। बट कंटिन्यूअस कोई फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएबल होना आवश्यक नहीं है, नीड नहीं है, नीड नॉट बी ट्रू, द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका जो कन्वर्स होता है वो इसका क्या नहीं होता है, सत्य नहीं होता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल 1, ये क्वेश्चन संख्या 1 और क्वेश्चन 2 समझ में आ गया कि क्वेश्चन संख्या 2 जो है एग्जाम्पल है, वो आपको अलग से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3। अब देखो, फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए दो प्रतिबंध होते हैं। कोई भी फलन एफ जेड है वो एनालिटिक कब होगा, एनालिटिक के लिए दो कंडीशन होती है। एक तो होती है आवश्यक प्रतिबंध, एक तो होता है कौन सा प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध। आप मेरे वीडियोस देख लोगे ना, ये क्वेश्चन वीडियोस में मैंने सारे करवा रखे हैं। आपको जरूरत ही नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की, पहली बात तो मैं देखो बताऊं तो, फिर भी आप कहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये करोगे ना तो ये मेरे नोट से आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। वीडियोज डाले हुए हैं, और वीडियोज को भी इस प्रकार से डाले हुए हैं कि आपके सिस्टमेटिक सारी चीजें डाली हुई है। पर्याप्त प्रतिबंध, एक होता है आवश्यक प्रतिबंध और एक होता है पर्याप्त प्रतिबंध। एक होता है नेसेसरी कंडीशन और एक होती है सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, अब एग्जाम में मैंने ये देखा है लास्ट 2-3 ईयर्स, 4 ईयर्स में, 5 ईयर्स में ये देखा है
कि इसमें से जो पूछा जा रहा है ना, वो आपका पूछा जा रहा है पर्याप्त प्रतिबंध। ये बहुत पूछा जा रहा है, पर्याप्त प्रतिबंध बहुत पूछा जा रहा है। तो आपको दोनों याद करने हैं, आवश्यक प्रतिबंध भी याद करना है, पर्याप्त प्रतिबंध भी करना है। एक और चीज बताता हूँ कि एग्जामिनर का पूछने का जो तरीका है ना इसके अंदर, वो ये है कि एग्जामिनर दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, जो दोनों तरीके मैंने आपको लिख रखे हैं। पहला तरीका तो क्या होता है कि फलन ऐसे पूछेंगे, फलन एफजेड के विश्लेषिक होने का जो आवश्यक प्रतिबंध है उसका स्टेटमेंट लिखो और प्लस में क्या करो, प्रूफ करो। उसका स्टेटमेंट और प्लस में आपको प्रूफ पूछेंगे। तो मान लो यदि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं तो 1 नंबर का तो क्या हो जाएगा, एक मार्क्स का तो क्या हो जाएगा अपने पास स्टेटमेंट, और 4 मार्क्स का आपका प्रूफ हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको स्टेटमेंट देख करके आप पूछ सकते हैं, प्रूफ पूछ सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके से इसको याद करना है। आपको याद करना है कि आवश्यक प्रतिबंध उसका स्टेटमेंट भी याद करना है और प्रूफ तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, दोनों मैंने आपको तरीके दिए। इंपॉर्टेंट पर्याप्त प्रतिबंध है। पर्याप्त प्रतिबंध जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, पर इसको याद करना है आपको। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5 ईयर्स मैंने ये देखा है कि पर्याप्त प्रतिबंध ज्यादा पूछा गया है। ठीक है ना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे सारी क्वेश्चंस। अब देखो, इसका मैं स्टेटमेंट भी पढ़ देता हूँ। फलन एफ जेड है वो यूएक्स कोमा वाई प्लस आयोटा बी एक्स कोमा वाई किसी प्रांत डी में एनालिटिक विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक, उसका नेसेसरी कंडीशन है कि उस प्रांत में यू और बी क्या करेंगे, कोशी रीमान इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। किसको करेंगे, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो किसी भी फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध तो क्या होता है कि वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और प्राप्त प्रतिबंध में एक कंडीशन और ऐड हो जाती है कि यू और बी के जो पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होने चाहिए। और वो कंटिन्यूअस होते हैं तो फलन एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास कोशी रीमान इक्वेशन होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई इक्वल टू, एक और होती है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, ये इंग्लिश में लिखी हुई है। और इसके बाद में आता है इसका पर्याप्त प्रतिबंध। वही पर्याप्त प्रतिबंध में ये कंडीशन और ऐड होती है। पर्याप्त प्रतिबंध में ये कंडीशन और ऐड होती है, यू एक्स कोमा वाई और वी एक्स कोमा वाई के प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं ना, वो उस डोमेन डी में क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। ये कंडीशन और ऐड होती है। और बाकी सेम का सेम होता है, आवश्यक प्रतिबंध ही सेम होता है। तो पर्याप्त प्रतिबंध में कंडीशन क्या होती है कि u और v के जो पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या होने चाहिए, प्रत्येक बिंदु पर जो डोमेन होता है उस डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन एक और ऐड होती है। और वही सेम की सेम वो डेफिनेशन हो, आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, एक बार देखो मैं वापस समझा देता हूँ, खाली पेज ले लेते हैं। अभी तक अपन ने क्या किया है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में किया था कि जो कोई भी फलन यदि डिफरेंशिएबल है, यदि भी कोई भी फलन अवकलनीय है, तो अवकलनीय फलन क्या होता है, सतत होता है। परंतु सतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए एग्जांपल देखा था हमने, एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। कहाँ पे होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। परंतु ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे होते हैं, डिफरेंशिएबल ओनली ओरिजिन पॉइंट पर। ओरिजिन पॉइंट कहते हैं मूल बिंदु को। ठीक है, डिफरेंशिएबल कहाँ पे होता है, ये ओरिजिन पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, फर्स्ट तो देख लिया था। तो ये एग्जांपल अलग से पूछे तो अलग से करना है, और थ्योरम में पूछेगा तब आपको इसको इन्वॉल्व करना है। दूसरा कि फलन एफ जेड को एनालिटिक होने के लिए
के लिए दो कंडीशन होती है। एक तो होती है आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध को इंग्लिश में कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में क्या कंडीशन होती है? नेसेसरी में होता है कि सिर्फ आपको नेसेसरी कंडीशन में तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। सीआर इक्वेशन क्या होती है? डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू होता है माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स। ठीक है। और इसके बाद में जो पर्याप्त प्रतिबंध होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या होता है? सफिशिएंट कंडीशन। और एक बात और बता देता हूँ, देखो ये अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने की कोशिश किया करो आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कुछ बच्चों को लास्ट में फिर मिलता है कि भाई सर हमें पहले लेक्चर मिलते तो हमें पढ़ लेते, लेकिन आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ना तो उनको भी फायदा मिलेगा। इसमें एक तो सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई होना ही होना चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये होती है कि यू और वी के फर्स्ट ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कैसे होने चाहिए? कंटिन्यूस होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? कंटिन्यूस होने चाहिए। ठीक है, ये हमने अब तक देख लिया। आया समझ में? तो हमें एफ जेड के एनालिटिक होने के लिए दो कंडीशन होती है, आवश्यक कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। ये सफिशिएंट कंडीशन। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कौशी रीमान समीकरण का जो पोलर फॉर्म में आता है, ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय रूप में कौशी रीमान समीकरण को क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में होता है डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू होता है 1/r डेल बी अपॉन डेल थीटा, और दूसरा होता है डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस का डेल आर डेल बी अपॉन डेल आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, यू आर इक्वल टू होता है 1/r वी थीटा। ठीक है, और यू थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस का आर। ये चीज़ें भी आपको लिखी हुई आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? पोलर फॉर्म ही है। ठीक है, पोलर फॉर्म का मतलब होता है कि आर और थीटा में यदि इक्वेशन होती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पोलर फॉर्म में इक्वेशन होती है। ठीक है, इसके बाद में यदि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी एक एनालिटिक फंक्शन है, तो आपको एफ जेड का मान निकालना है किसके पदों में? जेड के पदों में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन में सी सेक्शन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सी सेक्शन में। ठीक है, तो आपको क्या दिया? ऐसे चारों क्वेश्चन मैंने एक साथ करवाए हुए आपके, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे अपने लेक्चर में करवाए हुए हैं सारे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन मैंने सिस्टमेटिक ही करवाए हैं। जैसे ये टर्म्स आ गया कि इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन उसके बन सकते हैं ना, वो सारे मैंने एक साथ करवाए। एक बार आप मेरे लेक्चर देखना और फिर कमेंट करके बताना कि मेरे लेक्चर कैसे लगे आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से ये चारों क्वेश्चन करने हैं। इसमें u प्लस वी है, तो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा u है दिया हुआ है या v दिया हुआ है, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे? उसके बाद में अपन उसमें मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड लगाएंगे, और यदि एफ जेड का जेड के पदों में मान निकालना है तो मिलन थॉमसन लगाएंगे, और अदरवाइज यदि यू निकाल कर फिर वी निकालने के लिए बोले और फिर एफ जेड निकालने के लिए बोले, तब आपको एक अलग तरीका है उसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, एफ जेड इक्वल टू जेड बार, किसी भी बिंदु पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में करवाया हुआ है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन जो सी सेक्शन में आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन संख्या 8 है ना, ये सी सेक्शन का क्वेश्चन है कि प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी, और आपको ये बताना है कि एफ जेड है विश्लेषिक नहीं है, जबकि इस बिंदु पर क्या करता है, कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो आपको मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं। ये इसमें भी 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन है वो बहुत करवाए हुए हैं, चारों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो अगले लेक्चर में अगले स्लाइड पे डाले हुए हैं 2 क्वेश्चन, वो बहुत बार पूछे हुए हैं। ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा इसमें, क्योंकि ज्यादा टाइम फिर खराब करने का कोई फायदा नहीं है, 1 घंटे का लेक्चर बनाने से कोई फायदा नहीं है इसमें। इसमें आपका जो थर्ड का क्वेश्चन जो है ना, ये जो क्वेश्चन है आपका थर्ड और फोर्थ, ये बहुत बार पूछे हुए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये सी सेक्शन में आते हैं ये। जब आप इन क्वेश्चनों को करोगे ना, आपने एक चीज गौर करी होगी, यदि आपने लेक्चर देखे हैं सबने, तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन आप करोगे ना, तो जब दूसरे क्वेश्चन में पहुंचते हो तो हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चन में आपको करने में टाइम लगा, लेकिन जब आप उसके चौथे या पांचवें क्वेश्चन में पहुंचोगे ना, जैसे ये 4 क्वेश्चन है, तो आपके स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन में आपको समझ में आया कि भाई इस प्रकार से अपने को करना है, तो जो बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो फिर आपको ये चीजें कंठस्थ तैयार हो जाएंगी। ठीक है। और क्वेश्चन संख्या 9 में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन संख्या 9 में आपको पहले यू दिया है, और आपको फिर क्या निकालना है, यू से आपको वी निकालना है, और वी से आपको क्या निकालना होता है, एफ जेड। 2 तरीके होते हैं, एक तो यू से, यू या वी से अपन डायरेक्ट भी क्या निकाल सकते हैं, एफ जेड निकाल सकते हैं। उसके लिए आप मिलन थॉमसन रचना विधि लगाते हैं, या मिलन थॉमसन भी कहते हैं, कोई मिलन थॉमसन कहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जिस प्रकार से एग्जामिनर पूछेगा ना, उस हिसाब से आपको रिप्लाई करना है। यदि देखो ये पूछा है कि निम्न फलन प्रंसवादी फलन है, हार्मोनिक फंक्शन का पूछा है, हार्मोनिक हार्मोनिक फंक्शन, तो हार्मोनिक फंक्शन के लिए प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यू दे रखा है ना अपने को, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये आपके हार्मोनिक फंक्शन की क्या होती है, कंडीशन होती है। ठीक है, ये हार्मोनिक फंक्शन की क्या होती है, कंडीशन होती है। तो पहले आपको हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना है, और उसके बाद में आपको प्रंसवादी संयुग्मी निकालना है। फिर आपको क्या निकालना है, प्रंसवादी संयुग्मी निकालना है। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हो, इन ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में अब लास्ट क्वेश्चन एक और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन, ये एक थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि यदि एफ जेड है वो एक डोमेन में, प्रदेश होता है डोमेन कहते हैं इसको, यदि एफ जेड एक डोमेन में क्या है, कांस्टेंट है, डोमेन में क्या है, कांस्टेंट है, और प्लस में एफ जेड क्या है अपने पास, एनालिटिक है। एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से एफ जेड क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। यदि एफ जेड क्या है अपने पास, कांस्टेंट है डोमेन में, और विश्लेषिक है,
यहाँ पे शायद मोड ऑफ एफजेड एक प्रदेश में होना चाहिए। एक सेकंड देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ इसमें। शायद इसमें मोड ऑफ जेड है, इसमें थोड़ा देख लेना, मोड ऑफ एफजेड होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये होना चाहिए। मोड ऑफ एफजेड है ना, एक प्रदेश में है, एक बार थोड़ा को देख लेना ना। जहाँ एफजेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, तो एफजेड भी क्या हो जाएगा अपने पास, एचआर फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। हमने क्या देखा, पहले में देखा क्वेश्चन में कि एफजेड यदि डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, और फिर एफजेड एनालिटिक होने के लिए दो कंडीशन होती है, आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, आवश्यक प्रतिबंध में सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और पर्याप्त प्रतिबंध में क्या होता है कि सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता ही करता है, यू और वी फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशिएबल क्या होने, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। फिर हमने देखा कोशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में देखा यू से वी निकालना और वी से एफ जेड निकालना, यू से एफ जेड डायरेक्ट निकालना, उसमें मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, इनसे बात मिलने की कम भी संभावना है। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि यदि मैं दूसरे की मदद करता हूँ तो आपको भी, हर इंसान की, यदि आपकी कोई 6 सेमेस्टर में कोई भी जानकार हो, आपकी कहीं चाहे कॉलेज में जानकार हो, चाहे आपके कहीं पड़ोस में हो, चाहे कहीं भी हो, आपके फ्रेंड सर्किल में है, तो आपको उसको चैनल को शेयर करना चाहिए ताकि उसका भी फायदा हो। क्योंकि कॉलेज में क्या होती है, पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि पहली बात तो कॉलेज में फॉरम फॉरम में जमा करते हैं, उनमें टाइम लग जाता है, तो उनकी क्लासेज नहीं होती है, क्लासेज बहुत कम होती है, जिसकी वजह से सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप इस चैनल के माध्यम से आप इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो और अच्छे मार्क्स भी आप गेन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। और एक और बता देता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और दूसरी बात, यदि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारे लेक्चर कैसे डल रहे हैं, उस कैसे लग रहे हैं, तो वो उनके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू।